हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम nth डेरिवेटिव के प्रॉब्लम लेंगे आगे के। इसके पहले हमने क्वेश्चंस लिए, फॉर्मूले लिए, अभी और भी एग्जांपल लेंगे। क्यों? ताकि जितने एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो चलो देखते हैं nth डेरिवेटिव का क्या क्वेश्चन है। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ दिस 1/1 - 5x प्लस 6x²। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसका है क्वाड्रेटिक। इसको हम अलजेब्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अलजेब्रिक। तो सबसे पहले इसमें फैक्टर निकलेंगे। तो फैक्टर में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप कैल्सी में वैल्यू डालो, आंसर आ जाता है। अगर जो बच्चों को कैल्सी सॉल्व करके नहीं आती तो मेरे सबसे स्टार्टिंग के वीडियो देखो, उसमें मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन की कैल्सी सॉल्व करके बताया है, हाउ टू सॉल्व पॉलिनोमियल इक्वेशन इन कैल्सी। तो हम लोग को सॉल्व करेंगे कैल्सी से, तो डायरेक्ट ही आंसर आता। सबसे पहले इसको सिस्टम से लिख लो। अगर आप थोड़ा नोटिस करेंगे, 10th पास होंगे तो 10th में आपको पता है कि पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म आता। कौन सा टर्म आता है? एक्स स्क्वायर वाला। तो आप पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखेंगे, फिर एक्स वाला टर्म आता है, देन कांस्टेंट आता है। इतनी अकल आपको होना। फिर ये डेरिवेटिव y से डिनोट्स करता है, तो लेट y इज इक्वल टू दिस। तो आप इसको इस तरह लिख लेंगे, लेट y इज इक्वल टू दिस। अब इसके फैक्टर निकालेंगे हम लोग कैल्सी में। तो कैल्सी में सर कैसे सॉल्व करने? कुछ नहीं बेटा, पॉलिनोमियल इक्वेशन में जाने का, एक्स स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट है वो रखने का। एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट क्या है? 6 है। और फिर क्या है बेटा? -5 है। देन क्या है? 1 है। तो ये वैल्यू रख दो और इक्वल टू प्रेस कर दो। तो आपको दो वैल्यू आएंगे, एक एक्स का वैल्यू 1/2 आएगा और एक एक्स का वैल्यू 1/3 आएगा। ये काम कैल्सी करेगा आपका, आपको कुछ नहीं करना है। जो बच्चे 10th पास नहीं है, जो 10वीं पास है, उनको तो समझता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहता। मल्टीप्लाई करे तो 6 आना, प्लस माइनस करे तो 5 आना। उसके दो फैक्टर निकलते। ठीक है फ्रेंड? तो कैल्सी से अगर देखें तो कैल्सी में ऐसे दो आंसर आ गए आपके। तो इसको क्या करने का, दो आंसर को फिर इसको इधर लेके आ गए। 2x इज इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। और एक ये वाला 3x इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। सर क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हम लोग को x का वैल्यू नहीं चाहिए, फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए बेटा? फैक्टर। तो इसलिए हम लोग इसको फैक्टर निकाल रहे हैं, x का वैल्यू नहीं निकाल रहे। ठीक है? तो यहाँ पे अपने दो फैक्टर में डिवाइड कर दिया इसको। तो पहला आ गया 2x माइनस 1, दूसरा आ गया 3x माइनस 1। ठीक है? अब इसको पार्शियलाइट करेंगे। क्या करेंगे? पार्शियलाइट। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 1, दूसरा 3x माइनस 1। फिर आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह सॉल्व होता। कितने फैक्टर है इसमें? टोटल दो फैक्टर है। तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, जितने फैक्टर उतने कांस्टेंट। तो दो फैक्टर है तो दो कांस्टेंट आएंगे। क्या करेंगे हम लोग? a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस t अपॉन सेकेंड फैक्टर, इस तरह। फिर ये क्यों करे सर? इसको सेपरेट करके आपको a और b का वैल्यू निकालना है। किस तरह निकलेगा? तो ये आ गया आपका। इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये आपस एकदम जीरो से बढ़ा रहा हूँ। कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि कुछ आता है आपको, इससे पहले कभी पढ़े आपने। ये लो एकदम गरीबी में, इसको इधर शिफ्ट कर दो। 3x माइनस 1 प्लस b इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1, 3x माइनस 1। तरह फिर ये आ गया 2x माइनस 1 और ये 3x माइनस 1। ये पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है? अब हम लोग को क्या चाहिए? थोड़ी सी स्पेस चाहिए सर मुझे। स्पेस ले लेंगे थोड़ा बच्चों के लिए, थोड़ा प्रॉब्लम को। अब देखना मेरे दोस्तों, ये कैंसिल हो गया, तो आप इसको लिख लेना, डबल भी लिख सकते हैं और यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया 2x माइनस। ठीक है? अब आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। अब a और b का वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे? तो इतनी अकल तो है आपको। मान लो कि अगर आप a फाइंड कर रहे हैं तो b को जीरो करो, अगर b फाइंड कर रहे हैं तो a को जीरो करो। तो सर वो कैसा होगा? कुछ नहीं होगा। जो आपका कैल्सी में x का वैल्यू आया था 1/2 और 1/3, वो एक एक बारी करके रख लो आप। 1/1 आप रख लो उसको। सर समझा नहीं मेरे को। देखो बताता हूँ। मुझे अभी आपको क्या सॉल्व करना है? a का वैल्यू निकालना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? b को जीरो करना पड़ेगा। तो b जीरो कैसा होगा सर? किस तरह होगा देखना। जो भी यहाँ पे आ गया x का वैल्यू, ये 2x का टर्म है ना, तो किससे बना? ये x इज इक्वल टू 1/2 से। अगर आपको नहीं समझता, एकदम गरीबी में समझा रहा, x जो भी आपका कैल्सी में आंसर आ गया वो रख दो एक एक करके। तो यहाँ पे 2x वाला है तो x का वैल्यू 1/2 आएंगे। आपका 1/2 आया तो 1/2 रख दो। जैसे आप 1/2 रखेंगे तो क्या होता देख लो। अभी मैं तुमको समझा देता, आपके क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। क्या रीजन है इसका? 3 × 1/2 प्लस 3 × 2 × 1/2। जहां जहां x है वहां 1/2 रखेंगे।
जहां जहां एक्स है वहां 1/2, एक्स का वैल्यू जहां पर है वहां 1/2, तो यस सर समझा मेरे को। ये एक्स था तो 1/2 रखे, यहाँ पे भी एक्स था तो 1/2 रखे। अब देखना मेरे दोस्तों, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर क्या बना, 1 - 1, 1 - 1 क्या होता, 0 होता, शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे, तो ये हो गया आपका तरह। अब ये 3/2 - 1, अब ये तो 0 ही हो गया सर, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम। अरे क्या बात है सर। अब ये देखो ये कितना है, 3/2 - 1 बोले तो कैल्सी में रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। मैंने मीन सर समझा नहीं, भाई 1.5 रोटी में से 1 रोटी गई तो कितनी रोटी बची, आधी रोटी, तो ये आधी रोटी आ गया आपका, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या आ गया आपका 1/2, इधर गया तो 2 हो जाता। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका ए का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह आपको बी निकालना है, तो बी किस तरह निकालेंगे हम लोग, जब बी फाइंड करेंगे तो ए को 0 करना है। ए 0 कैसा होगा सर, अरे सर बहुत आसान है, एक्स का वैल्यू पहले 1/2 आया, फिर एक्स का वैल्यू क्या आया 1/3, 1/3 रख दो। अरे क्या बात है सर, तो पुट एक्स इज इक्वल टू 1/3, तो जहां जहां एक्स है वहां 1/3, तो सर कहाँ रखना वैल्यू, ये यहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे कैंसल होता ना यहाँ पे रखते हैं हमेशा, तो जहां जहां एक्स है वहां 1/3 रखो। यस सर ये तो एक्स है ही नहीं, यहाँ 1 ही आएगा, आ रहा सर समझ में। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक्स की जगह 1/3 रख दो आप, सर डायरेक्ट 0 बोलो ना, नहीं रे बाबा, डायरेक्ट 0 बोलेंगे और प्रॉब्लम आ जाएगी, एकदम चलन दो 0 0, ठीक है। अब ये आ गया 2 × 1/3। अब देखो सेम प्रोसीजर, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 - 1 0, शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे। अब ये देखो 2/3 - 1 कितना होता चेक करो, -1/3 होता, एलसी में रख देना, -1/3 आ जाएंगे, तो ये आपका आ गया -1/3। अब ये 3 इधर आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू -b, देन b इज इक्वल टू -3, ये आ गया b का वैल्यू। क्या किया हमने, सबसे पहले a फाइंड करे, a फाइंड करने के लिए b को 0 करे, b फाइंड करने के लिए a को 0, ठीक है। जो भी कैल्सी में आंसर आता वो रख देना आपने कैल्सी में, या आपको x का वैल्यू, या फिर आपको अगर कैल्सी में नहीं सॉल्व करते और उसको nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ठीक है, ताकि आपको स्पेस मिले लिखने के लिए। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले लो फिर लिख लेना, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे a का वैल्यू रख दिया, यहाँ b का, अब ये सेपरेट करके मिल गया मेरे को। अब आपको nth डेरिवेटिव लेने में आसानी जाएगी, इसलिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते ताकि वो सेपरेट हो जाए, ठीक है। अब अभी तक के जितना भी पढ़ाया गया वो सब 11 12 10 का पार्ट था, ये है इंजीनियरिंग का पार्ट, ये पहली बार पढ़ रहे हैं आप, तो मैं आपको प्रॉब्लम नहीं दूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला और लिख लिया मैंने, ताकि एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जो बच्चा आज भी अगर पढ़ने आए तो उसको समझ में आए, ये फॉर्मूला इसलिए लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब लिखेंगे nth टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y ऑफ n, 2 बाहर आ जाएगा, 2x - 1 और ये n, 3 बाहर आ जाएगा, 3x - 1 और ये n, बराबर। अब इसको आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो आप बार बार, क्योंकि मुझे 10,000 सब्सक्राइबर करना है ये 2 महीने में, एनी हाउ, ठीक है ना। अब देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चलो चेक करो, ax प्लस बी बना, ax प्लस बी, तो बेसिक कॉमन हमेशा क्या करेंगे, -1 n फैक्टोरियल तो कॉमन है। अब इसका x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2n, जो डिनोमिनेटर है उसको लिखना एज इट इज, और फिर देना पावर n+1, देंगे n+1, फिर इधर आ जा, इसका भी -1 एज इट इज, n फैक्टोरियल एज इट इज, फिर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो 3n कौन 3x - 1 n+1 आ गया, ये yn आ गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। सर आपको सॉल्व करना है yn लेके, ठीक है फ्रेंड। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू दिस, ये डायरेक्ट ही दे हुए हैं, मैंने y इज इक्वल टू नहीं भी दिया तो आप समझ जाना y के इक्वल में आता हो। अब आप इसको सॉल्व कैसा करेंगे समझ लो, थोड़ा लेंदी है, 3 फैक्टर है इसमें, मैंने आपको पहले ही बताया जितने फैक्टर उतने कांस्टेंट, तो जितने फैक्टर उतने कांस्टेंट, तो पहले आप 3x - 5 लिख लो, और उसके बाद में आपने लिखना 1 - 4x², ठीक है। अब देखो ये तो ऑलरेडी फैक्टर है, इसका डिग्री 1 है, बट इसका डिग्री तो 2 है, तो इसको भी 1 में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए 8वीं पास होना, क्या पास होना 8वीं, अगर आप लोग 8 स्टैंडर्ड पास नहीं है फिर तो टेंशन की बात है दिमाग पर,
ये देखो, ये उन बच्चों के लिए जो 8वीं भी पढ़े नहीं जिन। अब देखना मेरे दोस्तों, ये 1, ये 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा ऐसे, 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 माइनस 2x, 1 प्लस 2x, ये फैक्टर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपको आना चाहिए, 8वीं में फॉर्मूला था। अब इसके दो फैक्टर आएंगे अगले, x अपॉन 3x माइनस 5, क्या आ जाएगा 1 माइनस 2x, 1 प्लस 2x। अब आपके पास कितने फैक्टर आ गए, ए बी और सी आ गए। अब इसको हमको ए बी सी लेके पार्शलाइज करेंगे, यानी सेपरेट करेंगे, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर, बी अपॉन सेकंड फैक्टर एंड देन सी अपॉन थर्ड फैक्टर। तो इस तरह थोड़ा सा ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर, ठीक है। जब वैल्यू आ जाती है ए बी सी की तो यहाँ रखना पड़ता है, वैल्यू को ध्यान रखना, बी अपॉन सेकेंड फैक्टर, बी अपॉन थर्ड फैक्टर, हो गया। अब देखना मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं है अब ये तो 3 फैक्टर आ गए सर, पहले तो 2 फैक्टर थे तो आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए, खत्म। बट अब 3 में क्या करेंगे, कुछ नहीं मेरे दोस्तों, ए को हाइड कर दो, ए को छुपा दो, क्या बचता, बी और सी का डिनोमिनेटर देखो, 1 माइनस 2x, 1 प्लस 2x, दिख रहा है। फिर बी के डिनोमिनेटर को हाइड कर दो, तो क्या बचता मेरे दोस्तों, बी का डिनोमिनेटर हाइड कर दिए तो क्या बना, ए के डिनोमिनेटर में क्या है, 3x माइनस 5, 1 प्लस 2x, ठीक है। देन सी के डिनोमिनेटर को हाइड कर दो, क्या बात है सर, आ रहा है सर समझ में, वेरी गुड यार, वेरी गुड। अब देख ले, सी के डिनोमिनेटर को हाइड कर दिया तो क्या बना, तो ए का जो डिनोमिनेटर है वो देख ले और बी का डिनोमिनेटर, तो ये मेरा आ गया 3x, पहले लिख लेंगे सी, यहाँ पर आ जाएगा सी, 3x माइनस 5 इंटू 1 माइनस 2x, ठीक है। चलो, तो ये आपका आ गया 1 माइनस 2x। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिनोमिनेटर सबके हो गए कॉमन, अब आपको क्या करना है, तीनों का डिनोमिनेटर लिखना है, यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे ये हो गया, ये एज इट इज आएगा 3x माइनस 5, फिर उसके बाद 1 माइनस 2x, 1 प्लस 2x, ये तो आ गया। इसका डिनोमिनेटर क्या करेंगे सर, तीनों के डिनोमिनेटर में ए को हाइड करे, बी और सी लिखे, बी को हाइड करे, ए और सी लिखे, सी को हाइड करे, ए और बी लिखे। अब तीनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, कॉमन आ गया, तो इसको एक बार लिख लो जो नीचे लिखा हुआ है, 3x माइनस 5, 1 माइनस 2x, 1 प्लस 2x, क्या बात है सर। फिर उसके बाद ये डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा सर, अब कुछ भी नहीं, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2x, 1 प्लस 2x, ये b इंटू 3x माइनस 5, 1 प्लस 2x, c इंटू 3x माइनस 5, 1 माइनस 2, बराबर। अब यहाँ पे आपको a b c का वैल्यू निकालेंगे, फिर सेम प्रोसीजर सर, क्या प्रोसीजर है, a को फाइंड करेंगे, b और c को जीरो करो, b को फाइंड करेंगे, a और c को जीरो करो, देन c को फाइंड करेंगे तो a और b को जीरो करेंगे। तो सर क्या करेंगे, सबसे पहले a फाइंड करेंगे, तो बहुत आसान है सर, क्या कर सकते हैं, हाँ बोलो। तो सबसे पहले देखेंगे b और c में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर, तो क्या है कॉमन फैक्टर b और c में, थोड़े समझदार होंगे अगर आप, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 दिख रहा है आपको, सेम है। तो x का वैल्यू क्या लेंगे जिससे ये टर्म जीरो हो जाए, तो अगर आपको नहीं समझता तो बेसिक्स में बता दूं, अगर ऐसा है तो उसको जीरो से कंपेयर करना, 3x माइनस 5 इक्वल टू जीरो बोल देना, फिर माइनस उधर गया तो प्लस हो जाता, फिर x का वैल्यू कितना आ जाता, 5/3। जो भी टर्म को जीरो कर रहे उसका फैक्टर जीरो से कंपेयर कर लिए और वहां से x का वैल्यू निकाल लिए, वहां से क्या कर लिए, x का वैल्यू निकाल लिए। तो मुझे ये टर्म को जीरो करना है, तो मैंने क्या किया, 3x माइनस 5 को उधर रख दिया, ठीक है। फिर x का वैल्यू निकाल लिया, माइनस उधर गया तो प्लस, फिर डिनोमिनेटर में आया इस तरह। तो अब यहाँ से b और c क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सेम प्रोसीजर, पुट x इज इक्वल टू 5/3, x इज इक्वल टू 5/3। जो बच्चों को नहीं समझता कि क्या रखना वैल्यू, तो उस पर नोटिस करना, जिसको जीरो, जिसको भी जीरो बना रहे उसको साइड में लेके चल गए और वहां से x का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या आ गया, 5/3, तो ये 5/3 हो गया।
ए इंटू 1 - 2 × 5/3 और ये 1 + 2 × 5/3 प्लस, अब ये तो डायरेक्ट जीरो ही हो जाता। जैसे आप 5/3 रखेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 - 5 0, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाएंगे। यहाँ पे भी ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा डायरेक्ट। सर पेपर में डायरेक्ट लिखे तो चलता क्या? हाँ चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट ही लिखना बल्कि, क्योंकि ये सब तो आना चाहिए आपको। थोड़ा स्पेस बना लेंगे हम लोग ताकि ए का वैल्यू आ जाए अपना। अब यहाँ पे देखेंगे ए के वैल्यू के लिए इधर क्या आ गया, 5/3 आ गया बेटा। तो सॉल्व कर लो, ये 10 हो जाता, 10 - 10/3, तो 1 - 10/3 7/3 होता, -7/3 आ जाएगा। और ये कितना हो जाता, 1 प्लस फिर 13/3 हो जाएगा इस तरह। 3 3 जा 9 होगा, तो एक 3 तो सर कैंसिल हो रहा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये एक 3 और यहाँ से 3, फिर क्या बचा 5 = ये 7 7 13 जा 65, कितना होता 65 78 91, तो -91 A/3, क्योंकि 7 13 जा 91 होता, चेक कर लेना कैलसी में जो भी आया, और ये 3 को इधर भेज दो तो ये 15 हो जाता, 15 91A, देन A = -15/91। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपका ए आ गया। अब हम बी और सी नेक्स्ट स्लाइड में देंगे ताकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट इसको साइड में लेके जाऊंगा, 1 - 2x = 0 बोल दूंगा, फिर माइनस उधर गया तो प्लस हो जाएगा ऐसा, देन x का वैल्यू 1/2, डायरेक्ट भी आ सकता है कैसे, ठीक है। आपको x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, किससे जीरो होगा, x का वैल्यू 1/2 रखने से a और c जीरो हो जाएगा। तो इस तरह आपको करना है, आपको टेंशन नहीं लेने का, जो भी वैल्यू है उसको जीरो से इक्वेट कर दो, जीरो से इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लो, वो x का वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है। अब देखेंगे पुट x = 1/2 का क्या मतलब है, जहां जहां x है वहां 1/2 रखो, तो जहां जहां x है वहां 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा सर, क्या बात है सर। तो 2 × 1/2 डायरेक्ट सर जीरो होता नहीं, बता देता, अभी स्पेस है तो, जब नहीं थी स्पेस तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया था आपको। 3 × 1/2 -5, 1 + 2 × 1/2, अब ये c वाला 3 × 1/2 -5 और 1 × 2 × 1/2, तो ये 2 और 2 कैंसल, अगेन 1 - 1 0, शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे, तो ये 1/2, ये जीरो आ गया सर, क्या बात है। और ये क्या आ जाएगा सर, कुछ भी नहीं, 3/2 -5, तो 3/2 -5 को बाद में लिख सकते, और ये अल्तमश, ये 2 और 2 कैंसल, 1 + 1 2 होता, किससे भी पूछना आपने, 1 + 1 2 होता, और ये हो गया मेरा जीरो, अगेन 2 कैंसल हो गया, 1 - 1 0, शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे, ठीक है। अब इसको देखो 1/2 बचा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये देखो 8वीं चौथी पढ़ा रहा, 4th स्टैंडर्ड में था रे बाबा, ये जो बच्चे चौथी भी नहीं पढ़े उनके लिए डायरेक्ट आ गया ऐसा इंजीनियरिंग में, उनके लिए ये, तो ये हो जाएगा मेरा 3 - 10 / 2, और ये 2 2 2 कैंसल, क्या बचता 1/2 × -7, अब ये 7 नीचे गया, तो b का वैल्यू आया था 1/14, ये 2 7 जा 14 होता, इस तरह। अभी आपका आ गया b, अब आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, c सॉल्व करना पड़ेगा, अगेन सेम प्रोसीजर। अगर आपको c सॉल्व करना है तो a और b में कॉमन क्या है देख लो, तो सर 1 + 2x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 1 + 2x, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे -1/2, देख लेना आपने वही रखना पड़ेगा, x का वैल्यू -1/2 रखो। अब मैं डायरेक्ट जीरो लिखूंगा, आप टेंशन नहीं, तो अब जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे अपन 1/2 रखो, चलो देखो ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, ठीक है, डायरेक्ट आपने 1/2 रखे, a और b जीरो हो गया, अब आपका c आ जाएगा 3 × 1/2 -5, और ये हो गया मेरा 2 × 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया सर, क्या बात है। अब ये हो गया मेरा 1/2 = c 3/2 -5, और ये वाओ, क्यों c में है ना, हाँ, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सर समझा नहीं मेरे को, x का वैल्यू -1/2, तो जहां जहां x का इक्वल टू -1/2, ये टर्म तो हमने डायरेक्ट जीरो बोल दी, इसको भी b को जीरो बोल दिए, बट यहाँ पे तो 1 - 2x है ना, तो वो
इस तरह, ये देखो आपके लिए एकदम गरीबी से बता रहा हूँ, एक्स की जगह माइनस रखा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐसे, ठीक है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 1 हो जाएगा। अब ये आपका आ गया 1/2 का वैल्यू आ जाएगा 3/2, ये कैल्सी में भी डाले तो आ जाएगा, डायरेक्ट कैल्सी में आ जाता, टेंशन नहीं पालने का। 3 - 10/2 और ये 2 और 2 अगेन कैंसिल। क्या अवस्था मेरे दोस्तों, अब 10 रोटी में से 3 रोटी गई तो कितनी रोटी बची, 7 रोटी, तो माइनस की 7 रोटी। अब ये माइनस माइनस भी कैंसिल, यहाँ से यहाँ का वैल्यू आ जाता है 1/14, सी का वैल्यू क्या आ गया 1/14, ये आपका सी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। अब ये तीनों वैल्यू इक्वेशन में रख दो, फिर वहां पे nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर दो सेपरेट करके। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू रख दो, मैंने इक्वेशन बना के रखा। अब आपका ए का वैल्यू ये आया था, बी का वैल्यू 1/-1/14 और सी का वैल्यू दिस। तो आप अगर बुक को देखेंगे तो बुक में ए बी सी का वैल्यू अलग आ रहा है, तो उसने उन लोगों ने डिनोमिनेटर अलग लिए। इससे मैटर करता है, जो डिनोमिनेटर आप लेंगे उसके रिगार्डिंग ए बी सी आएगा। जब आप तीनों आंसर मैच करेंगे तो सेम आ जाएगा। चेक कर लेना बुक में ना, तो आप बोले सर बुक में तो आंसर रॉन्ग है, अरे गधे रॉन्ग नहीं है, डिनोमिनेटर अलग है, तो डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर उसका अलग है और अपना अलग है, इसलिए आंसर अलग आया। ठीक है, अब यहाँ पे nth डेरिवेटिव लेंगे, n टाइम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे आप n टाइम डिफरेंशिएट लेंगे तो ये y n आ जाएगा। अब इसको एक लाइन और एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे अपन, ताकि कांस्टेंट बाहर ले लो, ये आपका दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, इस तरह आ गया n। फिर ये -1/14 को अलग ले लो, इस तरह। अब यहाँ पे देख ले मेरे दोस्तों, 1/14 1 + 2 है। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, तो आप बोलेंगे सर क्या कंफ्यूजन है। जैसे आप nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे, तो nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, नोटिस करेंगे अगर आप, ax + b वाला क्या है बेटा, देखो -1/n n फैक्टोरियल a/n डिवाइडेड बाय ax + b का पावर n+1 तरह है। अब आप नोटिस करो, चलो यहाँ तो इजी है सर, ये तो टेंशन नहीं, ये आ गया मेरे को समझ में, क्या है नोटिस करने लायक है, आप इतना टेंशन डाल रहे, कुछ नहीं। देखिए इधर -1/n आ गया, n फैक्टोरियल आ गया, x का कोइफिशिएंट क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3/n। अब यहाँ पे देखना इधर वाला -1/14। अब मेरे दोस्तों अब कंफ्यूजन है, क्यों सर क्यों, अगे हाँ ये 1/n नहीं आएगा, x का जो कोइफिशिएंट है वो, इसीलिए मैं हमेशा x का कोइफिशिएंट बोलता, ताकि बच्चे को हमेशा याद रहे। तो बच्चा क्या बोलता है, सर यहाँ पे 1 दिख रहा है तो 1/n कर दो, नहीं बेटा वैसा नहीं आएगा, आपको नोटिस करना पड़ेगा। -1/n तो एज इट इज है, n फैक्टोरियल तो एज इट इज है, a/n तो a कहाँ से मिलता, a मुझे x के कोइफिशिएंट से मिलता, तो 2/n इस तरह आएगा। ये आपको ध्यान में होना, अब ये माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा n+। अब यहाँ पे भी देख लो 1/14 आ गया, 1/14 -1/n n फैक्टोरियल, फिर x का जो कोइफिशिएंट है उसका पावर, बोल बोल के थक गया मैं, आपको याद हो गया होगा अभी, 1 + 2x का प्लस 2x⁻⁴ n+1 इस तरह आएगा। कंफ्यूजन नहीं होना, क्यों सर, क्योंकि देखो हमेशा पहला वर्ड रहता था, आप हमेशा a/n तो x का पावर n, तो यहाँ पे 1 का पावर n नहीं आएगा, यहाँ पे x का जो कोइफिशिएंट है उसके पावर, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में जो देखेंगे अपन, x का कोइफिशिएंट a है, तो इसलिए a/n आ रहा, इसलिए आपको आप समझ में आ रहा होगा कि मैं x का कोइफिशिएंट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम में क्या होता, कभी कभार ये पहले आ जाता, ये बाद में आ जाता x का कोइफिशिएंट, इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन होता है। एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूं मैं, अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं पूरे वीडियो को तो सब समझेगा। जो बच्चों को 11 12 नहीं भी क्लियर है उनके भी समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग एकदम जीरो से ले रहे हैं, ठीक है। और जल्द से जल्द आपको 10,000